अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं हंजरवाल के इलाका में मौजूद हूं, एक ऐसे घर में जहां पर क़यामत बर्पा हो गई। एक अली सफ़ियान जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल है, वो घर से नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है अपने वालिद के साथ, अपने चचा के साथ, अपने दोस्त के साथ। और नमाज की अदायगी के बाद ये लोग जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो एक ताकतवर इलाके का बदमाश जिसको समझा जाता है, जो कि एक बड़े अफसर के साथ उसका रीडर है, उसने अंधाधुन फायरिंग की, कभी कमसिन बच्चों की टांगों पर तो कभी बच्चे के सर पर। जो टांगों पर गोलियां मारी गई, अल्लाह ने उन बच्चों को बचा लिया, लेकिन अली सफ़ियान जिसकी उम्र 12-13 साल थी, अपने घर का एक बड़ा लाडला बच्चा था। मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। मस्जिद से जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो मुलजिम जो है वो फायरिंग करता है और अली सफ़ियान के सर में एक फायर लगता है, जो कि ज़ख्मी हालत में मुकामी अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। लेकिन आज जो है वो अपने खालके हकीकी से जा मिला। मैंने उसकी वालदा को भी देखा, जो देखा नहीं जा रहा था उसकी हालत, उसकी तबीयत और उसके वालिद की जो तबीयत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ताहाल मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलजिम की अगर बात करें तो मुलजिम एक मोअज़्ज़िज़ अदालत में बतौर रीडर काम कर रहा है। सबसे पहले अली सफ़ियान के वालिद की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता था और आप उनसे कितना प्यार करते थे। मैं आपके साथ सबसे पहले कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से दिली अफसोस करता हूं कि आपका जो है वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसको नाहक कत्ल कर दिया गया है और कातिल को जो है वो करार वाक़या सज़ा भी मिलनी चाहिए। अपने बच्चे के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका बच्चा जो था वो कौन सी क्लास में पढ़ता था और वक़ुआ जिस दिन हुआ, गोली चली, उस दिन तमाम वाक़या क्या था? अली सफ़ियान मेरा बेटा है, उसकी उम्र 13-14 साल है, 9वीं क्लास में पढ़ता है वो। ठीक है। रात को हम आए हैं घर में तो उसको साथ लेके नमाज के लिए निकला हूँ। चाचा उसका साथ था, उसके चाचा का बेटा का साथ था। हम चारों जा रहे थे, नमाज पढ़ के वापस निकले हैं तो कुछ आगे, थोड़ा सा आगे गए हैं तो अंधाधुन फायरिंग हो रही थी। फायरिंग के दौरान कुछ पहले बच्चों के पैरों में गोलियां लगी, फायरिंग हुई, बच्चे बच गए। मेरा बच्चा मुझसे कुछ थोड़ा सा। नाजरीन, तबीयत नहीं देखी जा रही, ना उनके वालिद की ये आवाज़ निकल रही है। ये वो शख्स था जिसकी आवाज़ मोहल्लेदार भी सुनते थे, दोस्त भी सुनते थे, लेकिन आज जब अपने हाथों से इसने अपने बच्चे को लहद में उतारा, उसकी कब्र बनाई, उसके ऊपर फूल फेंके और घर के अंदर जब ये सोता है, चारपाई खाली होती है, इसके दिल पर क्या बीतती है। फिर क्या हुआ जब एक क़यामत बर्पा है, उसके वालिद को अगर देखा जाए तो उसका वालिद जो है वो यहाँ पर ज़ारो कतार रो रहा है, जिसका जवान बेटा जो है वो नाहक कत्ल हो जाए। ये कोई दुश्मनदारी नहीं थी कि दो ग्रुपों में फायरिंग हो रही है और फायरिंग के नतीजे में जो है वो एक कत्ल हो जाता है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक राहगीर था। राहगीर को सर में गोली मारी गई। उसके वालिद की आप तबीयत देख सकते हैं कि उसका रोना बंद नहीं हो रहा और उसने अफसरान बाला से भी इस्तदा की है कि इसको जो है वो करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपसे इस हालात में इस मौजू पे बात नहीं हो रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे नाज़रीन को बताएं कि फिर जब अंधाधुन फायरिंग हुई तो फिर क्या हुआ? मेरे पास तो आवाज़ मेरी निकल रही है, तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही। मेरा बच्चा कुछ मेरे से थोड़ा सा आगे फासले पे था, साथ उसका कज़न था और उसका चाचा और मैं पीछे थे। कुछ अंदाज़न बाद उसके फायरिंग के दौरान कुछ बच्चे तो बच गए, मेरा बच्चा उस निशाने का बन गया। सीधे उसने निशाना बांधा और उसके दिमाग में गोली लग गई, जिसके दौरान वो मेरा बच्चा गिरा और मुझे नहीं पता आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने ही जो है वो चला गया। जी जी बिल्कुल। क्या आपके दिल पे बीती? पहले फायर लगा, फिर
हस्पताल दाखिल रहा, हस्पताल में जो है वो उसके बाद वो कई दिन आईसीयू में रहा है। उसके बाद आज पता चलता है कि अली सफ़ियान इस दुनिया में नहीं रहा। कैसा महसूस करते हैं? आपकी बेगम के ऊपर क्या बीत रही होगी? आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, जिसका बच्चा जाता है उसके दिल पे क्या बीतती है, उसकी तो दुनिया और उजड़ जाती है, जिसके लिए क़यामत आ गई है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। जो मुलज़म पकड़ा हुआ है जिसने गोली मारी है, उसके हवाले से क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? मेरी तो यही राय है, उसको बीच चौराहे में जाके कत्ल कर दिया जाए, उसे सिर कलम कर दिया जाए। नाजरीन, मैंने इनकी हालत देखी है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, इनसे बात भी नहीं हो रही। मेरे साथ कुछ मोहल्लेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ और बच्चे के हवाले से जो है वो कुछ तफसील लूँ कि बच्चा मोहल्ले में किस तरह से अपना वक्त पास करता था, किस तरह से गुजारता था टाइम। लेकिन ताहाल जो है वो मैं यही कहूँगा कि अली सफ़ियान को नाहक कत्ल किया गया है और अली सफ़ियान को जो है वो उसके वालिद, उसके चाचा, उसके तायाबू और मोहल्लेदार और रिश्तेदार जो दूर दराज से आए हुए हैं, जिन्होंने उसको कब्र में उतारा, कब्र बनाई, 40 कदम पर जाकर उसके लिए दुआ की। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा वाज़ह नज़र आता है कि अली सफ़ियान को नाहक जो है वो सर में फायर मारकर कत्ल किया गया है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो उनके करीबी रिश्तेदार, मोहल्लेदार और अली सफ़ियान के दोस्त से भी बात करेंगे, क्योंकि इनके वालिद की कोई तबीयत इस तरह की नहीं है कि वो ज़्यादातर बात कर सकें। लिहाजा मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद फिर दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से मैंने बताया कि अली सफ़ियान जो है वो नाहक कत्ल कर दिया गया और उसके रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, मोहल्लेदार, तमाम लोग जो है वो इस वक्त फोतकी वाले घर में मौजूद है। फोतकी वाला घर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ उसका एक बचपन का दोस्त मलिक आदिल यहाँ पर मौजूद है, जिसके साथ ज़्यादातर उसका वक्त गुजरता था। क्लास फेलो भी थे, मोहल्लेदार भी थे, बचपन के दोस्त भी थे। मैं चाहूँगा कि मलिक आदिल से जो है वो मैं सफ़ियान के हवाले से जो है वो बात करूँ। मलिक आदिल, मेरे दोस्त, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहेंगे? कैसा वक्त गुजरता था उसके साथ? बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, बचपन का मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा। जब भी उसने स्कूल से आना, घर आके आवाज़ देनी, चला आदिल इधर चलें, इधर चलें, हमारे साथ ही होता था हर टाइम वो। तो उस दिन भी वो रात वाले दिन निकला अपने चाचू अंकलों के साथ इबादत करने के लिए। तो यानी कि जब हम इकट्ठे हमने स्कूल जाना, स्कूल टाइम उसने आना, आवाज़ें देनी, चलाया चले हम स्कूल चलें, फिर स्कूल से उसने वापसी आना हमारे साथ। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारे उसके साथ। तो उसकी कोई बातें आपको याद हों कि जुमे वाले दिन ये बात हुई थी और उसको इस चीज़ का शौक़ था? मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन को बताएं, अब आपका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था, वो बाइक लेके आता था मेरे साथ, तो कहता था चला चलें, इधर कभी जाएँ कभी उधर जाएँ। फिर उसने मोबाइल भी नया लिया था, उससे 2 दिन पहले उसने मुझे कहा था कि चल अब हमने ना टिकटॉक बनाना भी शुरू करनी है। इस तरह करके उसकी सारी यादें रह गई हैं। तो इस तरह उसकी एक बाइक थी अपनी जो उसने अब तैयार कराई थी, यानी कि तो उस पर उसने हमने घूमने जाया करना था। तो वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। अब ज़्यादातर कहाँ घूमने जाते थे आप लोग? ज़्यादातर ये हम ये दोस्त के साथ बुद्ध बाज़ार वगैरह, एम्पोरियम मॉल हो गया, जिस तरह मॉलों वगैरह में जाते थे। नाजरीन, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बताऊँ कि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, जिस तरह से आदिल है और ये सफ़ियान था, इनकी उम्र जो है वो सैर व तफरी करने की होती है, तालीम हासिल करने की होती है। ऐसे लोग माहौल के मुताबिक जो है वो, जिस तरह से आदिल ने बताया कि उसको मोटरसाइकिल का बड़ा शौक़ था, उसने एक पुरानी मोटरसाइकिल ली,
फिर उसको उसने तैयार करवाया, अपने मतलब के टैंकी टापे रंग करवाए, उसको सलेंसर लगवाया, उसको जो है वो काली पट्टियाँ भी बांधी ताकि मेरी मोटरसाइकिल को कहीं नज़र ना लग जाए। फिर आदिल को जो है वो बजरिया टेलीफोन करके बुलाना कि मैं शेख चौक में खड़ा हूँ, मैं डोगर चौक में खड़ा हूँ, मैं फ़लाँ गली में खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे ले जा और एम्पोरियम मॉल चलते हैं, वहाँ पे शॉपिंग भी करेंगे और वहाँ पे टिकटॉक भी बनाएंगे। टिकटॉक का भी वो शौक़ रखता था, जिस तरह से आदिल ने बताया कि वो उसने एक मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा था। इस उम्र में जब बच्चा कोई अपनी चीज़ ख़रीदता है तो बड़ी हसरत के साथ उस चीज़ को संभाल के रखता है। वो अपनी जान से ज़्यादा परवाह जो है वो अपनी ख़रीदी हुई चीज़, जिस तरह से मोटरसाइकिल है, मोबाइल फ़ोन है और दीगर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह से कोई घड़ी होती है, इस तरह की चीज़ों का ख़ास कर ख्याल रखता है। आदिल, फिर मुझे बताएं कि जब आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते थे, वहाँ पे बर्गर भी खाते होंगे, चिप्सें भी खाते होंगे, उसका आपके साथ रवैया कैसा था? उसकी आदत किस तरह की थी? कुछ लोग ना बड़े सड़ियल होते हैं, कुछ लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, दोस्तों के साथ जो है वो खुश मिजाजी के साथ काम लेते हैं। सफ़ियान किस तरह से? नहीं, उसका अखलाक भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। कभी उसने मेरे साथ लड़ाई नहीं की, ठीक है, हर जगह मेरे साथ ही होना। उसने कभी कोई यानी कि ना मुझे मारा, यानी कि लड़ाई की, ना झगड़ा। उसका बिल्कुल ही सादा मिजाज था। आराम से उसने साथ हमारे रहना, हर जगह जाना, पैसे मिलाने, बर्गर खाएं, ये खाएं, वो, तो सारा कुछ उसने यानी कि मिलजुल के ही करना था। यानी कि उसका कोई इस तरह का बुरा अखलाक नहीं था, कभी उसने लड़ाई नहीं की हमारे। स्कूल के अंदर आपके साथ उसके किस तरह से मुरासिम थे? स्कूल के अंदर जब हम छोटे बच्चे थे, हम अपने दोस्तों से कहते थे यार शार्पनर दे दे, घर रह गया, मास्टर मारेगा, पेंसिल जो है वो दे दे, घर रह गई है या नहीं ख़रीदी गई तो मास्टर ने जो है वो डंडों से मारना है, तशद्दुद करना है। स्कूल के अंदर किस तरह से आपका उसके साथ मेल जोल था? स्कूल के अंदर भी उसका ये था, कभी कभी काम नहीं करके आता था। वो आते उसने मुझे कहना रजिस्टर दे, जल्दी काम उतारना, मैंने ये करके दे मुझे। फिर जब हम सारे वगैरह आते थे, एक दूसरे को रजिस्टर कॉपियाँ पास करते थे कि ये तू चेक करा दी, मैं करा दूंगा चेक। फिर सामने एक दूसरे से बचना, फिर कभी इकट्ठे ही जब छुट्टी करनी, फिर सामने इकट्ठे ही बाहर निकालना, इकट्ठे ही मार खानी हमने, ठीक है। तो इस तरह हमारे साथ उसके बड़े अच्छे सलूक थे। तो वो बस सर, ये मैं बता नहीं सकता कि मैं जिस कैफियत में यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ ये मोहल्लेदार भी बड़े अफसोसशुदा बैठे हैं। मैं किस तरह से बात करूँ कि पहले ये 2 नहीं थे, पहले ये 11 थे, एक और एक 11 होते हैं। इसका जो दोस्त था वो सफ़ियान अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके साथ उसने अपने दुख सुख शेयर करने, इसके साथ घूमना फिरना, मोटरसाइकिल लेके जाना, फिर कभी इसके पास पैसे ना होने तो उसने उधार दे देने, कभी उसके पास पैसे ना होने तो इसने उधार दे देने। इनका भाइयों जैसा माहौल था। सगे भाई तो नहीं थे, लेकिन जो करीबी दोस्त होते हैं वो सगे भाइयों से भी जो है वो प्यारे होते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि पहले ये 2 थे, आदिल और सफ़ियान, 2 के साथ एक और एक 11 होते हैं। ये पहले 11 थे। आदिल भी रो रहा है, उसका दोस्त ही याद आ रहा है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि मुझसे अब ये कैफियत देख के बोला नहीं जा रहा और मैं चाहूँगा कि मैं ब्रेक पे चला जाऊँ। ब्रेक के बाद जो है वो आदिल को और ख़ुद को रिलैक्स करने के बाद फिर एक बार जो है वो उनके रिश्तेदारान की तरफ आएंगे। लेकिन मैंने जिस तरह से बताया कि आदिल जो है वो पहले 11 थे, अब 1 है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि एक जालिम ने जो है वो कमसिन बच्चे के सर में गोली मारी और उसके मौत के उसको घाट उतार दिया और वो ख़ुद गिरफ़्तार हो गया। अब गिरफ़्तार जो होता है वो तो जेल से वापस आ जाता है, लेकिन कब्र से कोई वापस नहीं आता। उसके वालिद की, उसकी वालदा की, उसके रिश्तेदारों की जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बल्कि मैं दिखाऊंगा कि उनकी कैफियत क्या है। जिस तरह से आदिल देखें रो रहा है, बड़ी तकलीफ़ है इसे, उसका बचपन का साथी था। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी मुलाकात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कमसिन बच्चे को सर में गोली मारकर जो है वो मौत के घाट उतारा गया। मेरे साथ जिस तरह से उसका वालिद था, उसकी हालत ज़ार देखी नहीं जा रही थी, और उसका एक बड़ा करीबी बचपन का दोस्त था मलिक आदिल, वो भी रो रहा था और अपने दोस्त के बारे में बता रहा था। ताहाल मेरे साथ उनके ताया अबू मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हालत इनकी भी मुझे ठीक नहीं लगती कि ये बात करने के काबिल हों, क्योंकि ये भी जो है वो अली सफियान से बड़ा प्यार करते थे। आप थोड़ा सा बताएं, घर में कितनी फैमिली है, बच्चे के साथ किस तरह से प्यार था? भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह पाँच भाई हैं, तो हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाँचों की शादियाँ हो गई हैं, मेरे भी 5 बच्चे हैं। जो हैं अली सफियान भी 4 भाई हैं, तो ऐसे एक भाई के 4 बच्चे हैं, 4 एक के 2 बच्चे हैं। कहने का मकसद कि हमारी फैमिली में ना होता है ना कि भाइयों आपस में होता नहीं, हमारी माँ का ये दुआएं हैं, हम सब इकट्ठे के छत के नीचे रहते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे घर इस तरह के हैं जो आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जिस तरह से ये लोग अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2 भाई होते हैं लेकिन घर में लड़ाई झगड़े की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पाकिस्तान में इस तरह के 5 भाई मौजूद हैं जो एक ही जगह पर एक ही घर के अंदर फैमिलियां रहती हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी के साथ अदावत नहीं। अमूमन देखने में आता है कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं कि जी नलका क्यों बंद है, नलका खोल दो, या नलका खुला है इसे बंद कर दो, इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर अली सफियान के ताया अबू मौजूद हैं। वो जिस तरह से बता रहे थे कि हमारे घर में एक ही फैमिली है, जिस तरह से जॉइंट फैमिली रहती है घर के अंदर, हमारा एक ही घर है। कितने लोग आप यहाँ रहते हैं? हम जी 5 भाई हैं, हम 5 उनकी बीवी हैं, तो माशा वालदा है हमारी। तो हमारे बच्चे हैं 5 एक के हैं, 4 एक के हैं, फिर 4 एक के हैं, 2 एक के हैं बच्चे, तो सब इकट्ठे रहते हैं। एक ही घर में तकरीबन आप 30 लोग रहते हैं, 5 भाभियाँ, 5 भाई, अम्मी, उसके अलावा बच्चे, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 हैं। तकरीबन मैक्सिमम जो है वो आप 30 लोग रहते हैं। अली सफियान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ तमाम जिस तरह से 30 लोग थे, 29 लोगों का रवैया कैसा था और वो किस तरह से इनसे प्यार करता था? बहुत प्यार करता था। मेरा भतीजा नहीं था, वो हमारा दोस्त था। चौचू के साथ हमारे साथ वो ऐसा करता था जैसे दोस्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ मजाक करता। जब रात वाले दिन मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने मगरिब की, तो मैंने वो आया तो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा, तो किसी से ना चावल ले गया, न्याज के चावल थे, उसमें कोई 15% डाला हुआ था। मुझे मजाक में कहता, मैंने कहा यार अली इसमें क्या है, मुझे भी दिखाओ ना क्या है। वो मुझे मजाक कहता अब इसमें ना पटाखे हैं, वो चावल थे कि मुझे मजाक करके चला गया, ऊपर भाग गया ना तायाबू मेरे से वो करना ले। तो ऐसा बच्चा था, वो मेरी आंखों से नहीं जाता। मेरे भी बच्चे हैं, मगर जो हमारे एक दूसरे के बच्चे उसे जो मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नाले वो बच्चा जो मेरा ना बचपन से हमारे साथ, उसने मेरे साथ भी बड़ी, मेरे साथ सोता था, जो काम करना मेरे साथ माशाल्लाह बड़ा हो गया था। सबके साथ उसका रवैया यही था कि सबके साथ उन्हें बड़ी प्यार मोहब्बत करना, मजाक भी करने हैं, उसे कहना यार ये अली ये काम कर दो, ओ यार अभी तो मैं आया हूँ, फिर मुझे काम करने भेज देती हो। ऐसा उसका बहुत प्यारा। दादों के साथ जाना, अपनी के बाद जाना, उसे कहना दादो देख लो, फिर बातें करनी, मुंह चूमना, दादो को पैसे दे दो, मजाक करना, दादो को हंसाना, कभी कुछ करना। बस कहाँ से लाए मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। देखो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, मैं तो कभी सोचता हूँ कि हम अपने पुत्र में, अपने मुल्क में रह के भी हमारे बच्चे महफूज नहीं है। अल्लाह आपको सब्र दे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, चलो हमारा तो दुनिया से चला गया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ, खुदा रास्ता ये जो बड़े अफसरों के नौकर हैं, जो मुलाजिम है, ये गरीबों के साथ जुल्म कर दिया, उनका हवाला देते हैं कि मैं फलां का हूँ, मैं फलां का हूँ। अगर उन्होंने क्या उनको लिसास दे दिया है कि बच्चों को, गरीबों को, बच्चों को जाके कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दो।
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो मैं इनसे चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म से भी करता हूँ, वज़ीर आला से भी करता हूँ कि खुदा इनको पटा डालो, इनको लगाम डालो। आज तो मेरा जरा कल किसी और का ना चला जाए। अब भी बच्चे वालों हैं, अब सब बच्चों की ख्याल मांगते हैं। नाजरीन, इनका बड़ापन देखें। ये कहते हैं कि जिस तरह से मेरे बच्चे हैं, जो मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे उनसे भी कहीं ज़्यादा प्यार अली सफ़ियान से था। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बड़े अफसरान के साथ उनके रीडर होते हैं, उनके PS होते हैं या उनके मुलाजमीन होते हैं, उनको जो है वो इस तरह कैंडे में रखना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी वो जो है वो इंसान समझें, कीड़े मकोड़ों की तरह उनको ना मसलें। मुलजिम के हवाले से जो है वो ये भी बताया गया कि इससे कबल भी जो है वो इसने एक लड़के को फायर मारा था और फायर मारने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया था। बाकायदा जो मुद्दई मुकदमा था उसके घर जाके माफ़ी मांग के आया कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आ जाता हूं कि आपने मेरे बच्चे से ज़्यादती की है, उसको फायर मारा है। अमूमन देखने में यही आता है कि जो ज़ख्मी करने वाला होता है वो लोगों से माफ़ी मांगता फिरता है, घरों में जाके, थानों में जाके, कचहरियों में जाके, अदालतों में जाके। लेकिन इससे जो पहले वकूआ हुआ था उसको भी जो है वो बच्चे को फायर लगा था, लेकिन वो मुद्दई मुकदमा होने के बावजूद भी मुलज़म से माफ़ी मांग के, क्योंकि मुलज़म एक ताकतवर मुलज़म था, मुलज़म इलाके में दहशत की अलामत बना हुआ था। मुलज़म ने अपने घर के बाहर जो है वो रेत की बोरियां रखी हुई हैं और उसमें जो है वो फायरिंग करके जो है वो निशाने लगाता है। अगर देखा जाए तो गली मोहल्लों में लोगों के छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं और जो फायर होता है वो किसी का नाम, किसी का एड्रेस नहीं पूछता। फायर जब किसी को लगता है तो इंसानी जान ले के चला जाता है। बाबा जी भी यही बात कह रहे थे कि जिस तरह से मेरे भतीजे को जो है वो नाहक कत्ल किया गया, उसको जो है वो करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और भी दोस्त मोहल्लेदार मौजूद हैं, हम उनकी जानिब भी चलेंगे। आप थोड़ा सा आगे आके मुझे बताएं कि आप मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, आप इनके क्या लगते हैं? जी, मेरा भाई लगता था, वो भाई लगता था जो फोटो है इनके चाचू का बेटा था जी अली सफ़ियान, तो रिश्ते में इनका भाई लगा। अपने भाई के बारे में बताएं कि किस तरह से दिल को तकलीफ़ हुई जब ये खबर सुनी। तकलीफ़ हमारी फैमिली में शादी थी, एक 3 जोड़े सिलवा के रखे हैं उसने, आप ऊपर देख सकते हैं 3 जोड़े इस तरह पैकिंग करवा के रखे हैं कि मैंने ये इस शादी पर पहना है। 1 हफ़्ता हो गया हम पर क़यामत नाजिल है, डेली तलवार हम पर लटकती रही है पूरा हफ्ता, ना हम सो सकते हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं। ना नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि जब अली सफ़ियान को फायर लगा ये शदीद ज़ख्मी था और जिसको मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और तकरीबन जो है वो 1 हफ़्ता जो है वो अस्पताल में ICU में रहा। आखिर डॉक्टरों की जानिब से जो है वो इतला दे दी गई कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस घर के अंदर कोहराम मच गया और यहाँ पर चीखो पुकार हो गई। इलाका में एक खौफ का जो है वो समा बांधा गया जिस तरह से फायर सर में लगा। आमने सामने के जो मोहल्लेदार थे, घर वाले थे, रिश्तेदार थे, तमाम लोगों ने अपने अपने बच्चों को रात को जो है वो ब्रीफ किया कि बाहर नहीं निकलना। हंजरवाल के इलाका में जो है वो गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से अली सफ़ियान को गोली लगी है। मेरे साथ उसका भाई अली सफ़ियान का यहाँ पर मौजूद है, उसका रिश्तेदार है करीबी, उनकी जानिब चलेंगे, जो बता रहे थे कि हमारे सर पर 1 हफ़्ता पहले तलवार लटकती रही। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि शादी थी कोई अनकरीब और अली सफ़ियान ने अपनी मर्ज़ी के खूबसूरत तरीन जो है वो 4 कपड़ों के जोड़े सलवार रखे थे कि मैंने मेहंदी पे ये पहनना है, बारात पे ये पहनना है और वलीमे पे ये पहनना है। क्या कहेंगे आप? सर शादी कल वलीमा था और उसका जनाजा उठा है, हमारे लिए तो कोई चीज़ ही नहीं उसकी रहती। तो हमारी बस यही अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर पहले तो उसको नौकरी से निकाला जाए। ऐसे बंदे को नौकरी पे होना ही नहीं चाहिए जो बेधड़क लोगों के बच्चों पे गोलियां चला रहा है, जो पिस्तौल लेके मोहल्ले में दहशत की इलामत बना पड़ा है, जो गली गली लोगों को फायर मारता फिरता है और सरकारी मुलाजम भी है। ऐसे बंदे को तो सरकारी मुलाजम होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने उसको सरकारी मुलाजम पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, घूस लेकर भर्ती कर लिया है और जब इसकी करतूत, इसकी चीज़ें देखी हैं, इसको फौरी तौर पर उस महकमे से जो है वो फारिग कर देना चाहिए। हमें अदालत पर बड़ा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन वो सबसे पहले अदालत को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं मतलब बदमाश हूँ इधर का, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए हम चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि सबसे पहले तो आप अदलिया पर जो उसने दब्बा लगाया ना उसको पीछे करें कि वो ये चीज़ कहता है कि मैं उधर का मुलाजिम हूँ और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं कर सकता। तो हमारी यही
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और जो भी कानूनी अदालतें हैं, जो अदारे हैं, उनसे यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, ताकि जो बच्चा हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है वो किसी के साथ ना हो। हमारा तो बच्चा चला गया, अब उसने नहीं आना, हमें तो पूरी दुनिया ज़िंदगी के लिए वो तो कर गया सारा कुछ, तो बस दूसरों के बच्चे बचे हैं। आपके सामने देखें कितने बच्चे बैठे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, अभी पढ़ रहे हैं, जो कौम का मुस्तकबिल हैं, उनको अगर इसी तरह ये तबाह करते रहे और ये एक नई रवायत पैदा होगी तो हम तो बिल्कुल डूब गए हैं और सारी दुनिया ऐसे ही पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। ये थे उनके करीबी रिश्तेदार, जो रिश्ते में उनके बड़े भाई भी लगते थे, अली सफ़ियान के। काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने की कि सबसे पहले तो ऐसे दरिंदे को जो है वो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, अगर था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर जो है वो बर्खास्त करें और कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से मैंने बताया कि हंजरवाल के इलाका में छोटे छोटे बच्चे जो है वो गलियों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये रुझान है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो गली मोहल्ले में कभी वहाँ बैठ कभी वहाँ बैठ सैर व तफरी करने के लिए मोटरसाइकिलों भी पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैंने खौफ का समा देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो, उनकी वालिदैन जो है उन्होंने अपने कमरों में बंद कर लिया है कि बाहर नहीं जाना। बाहर जो है वो गोलियाँ चल रही हैं। जिस तरह से अली सफ़ियान को जो है वो गोली लगी है, यहाँ की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बाप हैं, वो अपने बच्चों को इस बात से डरा रहे हैं कि अगर आप बाहर गए, जिस तरह से अली सफ़ियान को गोली लगी आपको भी लगेगी। मेरे साथ इनके तायाबू फिर कोई बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताएं जी। मैंने कहा सुनो कि जब उधर गए ना तो उन्होंने उसकी वादा ने किसी का क्या हुआ है फैर ही मारा ना हैं, तो सुबह जमानत हो जाएगी उसकी, अपनी उसकी वालदा ने कहा। तो दोस्तों ने पहले ही बताया कि ये बातें करता जब कोई काम करता है, पिछली दफ़ा इसने क्या हो गया, जल्दी करो मैं सुबह जमानत करवा लाँगा। कोई काम होता क्या होगा, सुबह मेरी जमानत हो जानी है, जैसे ही नहीं वो करता क्या मैं कर दूँगा तो क्या होगा, मैं सुबह मेरी जमानत हो जानी है, मैं बाहर आ जाऊँगा। देखिए, मुलजिम को इतनी खुमारी है कि मुलजिम के घर गए हैं ये लोग, तो वहाँ पे जाके मुलजिम कहता है कि मेरा आप क्या कर लोगे, मैं ज़मानत करवा लूँगा। अगर फायर मार दिया है तो कौन सी बड़ी बात है। उसके ये घर वाले भी यही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय कि इनको आके दिलासा देते, इनसे माफ़ी मांगते, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते, इनके जो उन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी गलतियाँ जो हैं वो सामने लाते और इनके साथ गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते। लेकिन इनका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया और उसकी फैमिली जो है वो भी इस बात से जो है वो थ्रेट कर रही है कि कौन सी बात है, फैरी मारे आना से ज़मानत करा लाएंगे। ये मुलजिम के भी बकौल है, मैं मुलजिम की जानिब भी चलूँगा, लेकिन ताहाल जो है वो मैं अपने कैमरामैन जो है वो नुमान से इल्तिजा करूँगा कि ज़रा वो घर भी दिखा दे कि जिस घर के अंदर अली सफ़ियान अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर था। ये वो घर है जहाँ पर तकरीबन इसी घर के अंदर 30 लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं। बड़ी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ इनका जो है वो गुजारा मुजारा हो रहा था। ताहाल इनका ये भी कहना था कि मेरे साथ उनका बहुत प्यार था। कपड़े के अंदर चावल लेके आया तो मैंने पूछा कि इसके अंदर क्या है, तो मेरे साथ तायाबू वाला मजाक किया कि तायाबू इसके अंदर पटाखे हैं, पीछे हट जाएं, फुट ना जाएं। तायाबू भी जो है वो लाड करते हुए अपने कमरे में चले गए। ताहाल जिस तरह से आदिल ने भी बताया, आदिल की बातों में बड़ी सच्चाई है, इनके तायाबू की बातों में बड़ी सच्चाई है, ये उनके बड़े भाई हैं, इनकी बातों में बड़ी सच्चाई है। अगर झूठ है तो उसके जो है वो खुमारी में है, जो अपने सर पे लिए घूम रहा है। इस इलाके का बदमाश बना हुआ है, जो कि मुलज़म है। वो ख़ुद को समझता है मैं बदमाश हूँ, लेकिन वो बदमाश नहीं है। वो समझता है कि मैं यहाँ का गुंडा हूँ, वो यहाँ का गुंडा नहीं है। गुंडा कोई भी नहीं है, सिर्फ हर इंसान अपनी इज़्ज़त के लिए जो है वो फ़ाइट करता है। ताहाल मुलजिम ने जो है वो बच्चे को सर में फायर मारकर नाहक कत्ल किया है। उसके और भी करीबी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद उनके दोस्तों से और रिश्तेदारों से भी बात करेंगे। हम ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं फिर यहाँ पर आ गया हूँ और अगर बात की जाए यहाँ पर कमसिन बच्चों की तो यहाँ पर कमसिन बच्चे भी जो है वो मौजूद हैं मेरे साथ। ये अली सफ़ियान के जो है वो दोस्त हैं। इस बच्चे का चेहरा देखें, ये भी उसके साथ प्यार करता था। इसके बारे में बताया गया कि ये भी अली सफ़ियान का जो है वो बड़ा लाडला दोस्त था, इसका करीबी दोस्त था, रिश्तेदार भी था। ये मेरे साथ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझे देख के आ गए और मुझे कहते हैं कि अली सफ़ियान हमारा दोस्त था। इनकी भी यही डिमांड है कि जो मुलज़िम को जो है वो सरेआम फांसी दी जाए, उसके साथ करार वाक़ई सज़ा उसको दी जाए। मेरे साथ यहाँ पर और भी, आप मुझे बताओगे, कोई दोस्त बताएगा उनका जो, आप बताओ मुझे अली सफ़ियान क्या था? अली सफ़ियान बहुत अच्छा था। आपके साथ प्यार करता था, आपको गोलियां टॉफियां लेके देता था? जी, घुमाने लेके चल जाता था। क्या घुमाने लेके जाता था? मोटरसाइकिल पे? जी। कहाँ कहाँ सैर करके आते थे? पार्क में। कौन से पार्क में? इतवार बाजार के पास। आपको लेके जाता था, आपको चीज़ें भी खिलाता था, पार्क में भी लेके जाता था, सैर करवाता था? हर इतवार जाते थे? कभी कभी। कभी कभी लेके जाता था। आप बताओ। मेरा कज़न था, बहुत अच्छा था वो। हम दो इकट्ठे जाते थे, पार्क में खेलते थे, झूठे लेते थे। वो कहता मेरा कज़न था, हम इकट्ठे घूमने जाते थे, पार्क में सैर व तफरी करते थे। मेरे साथ यहाँ पर और भी मौजूद हैं। मैं ये उसका बड़ा भाई भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इसकी भी मुझे कोई तबीयत जो है वो लगती नहीं है कि ये मेरे साथ बात कर सकेगा। लेकिन अली सफ़ियान के हवाले से मैं चाहूँगा, आप भाई थोड़ा सा मेरे पास इधर आएँ, आप मुझे आगे बताएं कि आप उसके बड़े भाई थे, किस तरह से आपका प्यार मोहब्बत था? मेरा ख्याल है ये बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी हालत तबीयत ऐसी नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर एक और मोहल्लेदार शहरी जो कि उनका अजीज़ो कार भी है, उनसे भी पूछेंगे कि हमें सफ़ियान के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कहना चाहते हैं? ये यहाँ पे 30 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। बहुत शरीफ लोग हैं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। ये जो बंदा है ये पहले भी इस तरह के कई वाक़यात कर चुका है कि मेरा कौन कुछ बिगाड़ लेगा, मैं तो सेशन कोर्ट का मुलाजिम हूँ और मैं सुबह ज़मानत करा लूँगा। मेरे बहुत सोर्सेज हैं। हमारी तो वज़ीर आला से अपील है और IG पंजाब से अपील है कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना होता है, कि किसी और का बच्चा जो है ना वो दोबारा इस मरहले में ना दाखिल हो, किसी और का बच्चा इस दुनिया से ना चला जाए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके और अब दूसरे लोगों का बच्चे महफूज रहें। इन्होंने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की है कि ऐसे लोगों को जो है वो करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। मोहल्ले में जो लोगों पर गोलियां चलाते फिरते हैं, मैं अब थाना हंजरवाल की तरफ रुख करने लगा हूं और मुलज़िम से बात करूंगा कि मुलज़िम को किस बात की खुमारी है कि पहले ये लोगों पर गोलियां चलाता है, फिर उसके बाद उनको धमकियां देता रहा है कि मेरे पे पर्चा ही है ना 302 का, मैं ज़मानत करवा के आ जाऊँगा, क्योंकि वो एक ख़ुद मोअज़्ज़िज़ अदालत की जो है वो कुर्सी पे बैठा होता है, वहाँ पे ये बतौर रीडर काम करता है और उसको इसी बात की खुमारी है कि मैं अगर कत्ल भी कर दूंगा तो मैं ज़मानत करवा के आ जाऊँगा। मुलज़िम की जानिब चलते हैं थाना हंजरवाल और तफ्तीशी अफसर से भी बात करेंगे और मुलज़िम से भी बात करेंगे कि तमाम वाक़या किस तरह से पेश आया। आइए मेरे साथ। जी तो बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना हंजरवाल में और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। इसके अलावा मेरे साथ मुलज़िम भी यहाँ पर मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो 302 का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। पहले जब इसने बच्चे को फायर मारा तो वो शदीद ज़ख्मी था और हस्पताल में था और आज जो है वो उसकी डेथ हो गई है, जिसमें जो है वो 302 का जो है वो जुर्म आज़ाद कर दिया गया है। मुलज़िम की जानिब चलेंगे, मुलज़िम से बात करेंगे कि तमाम वाक़या क्या है। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएँ। जी मोज़म अरबाब। मोज़म अरबाब, मुझे ये बताएं कि आज हम जाए वकुआ पर गए थे, सारा मोहल्ला चीख कर कह रहा है कि मोज़म ने इससे पहले भी जो है वो कमसिन बच्चे को फायर करके ज़ख्मी किया था और बाकायदा तौर पर इसने मोहल्ले में बदमाशी भी की थी। जो मुद्दई मुकदमा था बाकायदा तौर पर जो है वो मोज़म से ख़ुद माफ़ी मांगने के लिए आया था। मोज़म जो है वो उस इलाके का बाअसर आदमी है और सरकारी मुलाजिम है। इस दफ़ा जो वकुआ हुआ उस हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि बच्चा अपने ताया के साथ, चाचा के साथ नमाज़ पढ़ के निकला है, उसके बाद क्या हुआ? जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड पे नहीं है और गलत बयानी से काम लिया गया है। कभी इससे पहले कभी कुछ ऐसा ना हुआ है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और सरकारी मुलाज़म भी हूँ और तकरीबन वकूए से कोई 2.5-3 घंटे पहले मैं
मेरा दो हमसाए हम लोग बाहर खड़े थे और बच्चों को मना कर रहे थे पटाखे बम चलाने से, और बड़े हैवी बम वो चला रहे थे। इनकी आवाज़ गोली से भी ज़्यादा शदीद लगती थी। तो इस वजह से बच्चे तो हमारे बाहर खड़े होने की वजह से इधर उधर चले गए, लेकिन वो घूम फिर के फिर वापस आ जाते थे। तो जब वो चले गए अपने अपने मतलब कि अपने हमारे बाहर खड़े होने की वजह से बच्चे इधर उधर डांट डपट के हमने भगा दिए थे। तो हम उसके बाद भी कुछ देर वहाँ बाहर खड़े रहे, तो उसके बाद अपने अपने घरों में चले गए। वो जब नाजरीन, शबरात का ये रोज़ था और बच्चे जो है वो हस्बे मामूल जिस तरह से पाकिस्तान का एक कल्चर बना हुआ है कि बम चला रहे थे, शुरली पटाखे चला रहे थे, इसको जो है वो घर के अंदर बैठे गुस्सा आया। इसने बाहर आके बच्चों को मना किया, लेकिन तहाल बच्चे तो चले गए, लेकिन उसके बाद फिर जो है वहाँ पर आके उन्होंने शबरात मनाना शुरू कर दी और वहाँ पर बम फोड़ने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ जी, जब बच्चे चले गए थे घर से चले गए थे तो फिर मैं और जवेद साहब और मेरा हमसाए हम अपने अपने घरों में आ गए। तो उसके बाद तक खामोशी थी, बड़ी देर तक खामोशी रही है। मैं तो घर आके तो तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद मैं सो गया था। ये टाइम था तकरीबन कोई 9, सवा 9, साढ़े 9 के दरमियान का। तो मैं तो घर आके सो गया था क्योंकि अगले दिन मैंने ड्यूटी पे जाना होता है और मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है, तो इसलिए मुझे जज साहब से पहले पहुंचना होता है, फ़ाइलें देखनी होती हैं। तो मैं तो सो गया था। तो जब मेरे घर पुलिस वाले आए हैं तो मैं फिर वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करने की वजह से मैं उठा हूँ हड़बड़ा के। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा है कि बाहर कोई आए हैं। तो मेरे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि शायद किसी बच्चे ने कोई कंप्लेंट की है या कोई मतलब कि ऐसा किसी बड़े ने कोई बात की है। तो मैं चुप करके मैं उठा और मैंने अपनी बेगम को कहा कि मैं देखता हूँ। मैं बाहर निकला तो पुलिस थी। तो मैंने इनसे पूछा जी क्या हुआ है, तो मुझे इंस्पेक्टर साहब ने कहा जी साथ चलो। मैंने कहा जी ठीक है आ जाएं चलें। तो मैं फिर इनके साथ यहाँ पर चला। मुझे ये बताएं कि जहाँ पर आप सरकारी मुलाजिम हैं वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे 100 से ज़ायद जो लोगों को हथकड़ी लगा कर जो है वो जेल से भी लाया जाता है, थानों से भी लाया जाता है। आज आप ख़ुद को हथकड़ी लगी हुई है, इसकी बड़ी वजूहत क्या है? आपने बच्चे को फायर मारा है, सारा मोहल्ला भी यही कहता है और पुलिस की तफ्तीश भी यही कह रही है, लेकिन आप कहते हैं जी मुझे पता नहीं, मैं तो सो रहा था, बाहर दरवाज़ा खटका और मैं बाहर निकला तो मुझे पुलिस यहाँ पर ले आई। आज हथकड़ी के हवाले से मुझे बताएं, आप कितने लोगों की वहाँ पर ज़मानतें लेते होंगे, मुचलके लेते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया कि आप ख़ुद को जो है वो आज ये देखें नाजरीन, हथकड़ी लगी हुई है, ये वहीं पर जो है वो तैनात है जहाँ पर लोगों की ज़मानतें होती हैं। एक मुलज़म की बात अगर की जाए तो मुलज़म भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुलज़म तो ये कहता है कि जी मेरा गुनाह कोई नहीं है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इसको जो है वो क्लियर कर दिया गया है और इससे जो है वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया जाएगा। मुलज़म मुझे फिर थोड़ा सा बताएँ कि अगर बच्चे को फायर लगा था फिर आप वहाँ से कहाँ निकल गए और आपको पता चल गया था कि मेरे पे पर्चा हो रहा है? जी, ये इनमें से कोई भी बात मेरे इल्म में नहीं थी। मैंने बताया कि मैं सो रहा था और घर पे ही मौजूद था। तो जब पुलिस वाले आए तो मैं फिर बाहर गया, तो मैं इनके साथ यहाँ पे ये मुझे ले आए। तो मैंने इनको सारी वाक़या सूरत हाल हकीकत ही बताई और अभी मैं आपको मतलब ये हकीकत बता रहा हूँ। वजह नाद ये है कि हमारे बहुत सारे मोहल्लेदार हमें मतलब कि जो है मैं मुख्तलिफ़ लोगों को, मेरे वालिद साहब भी दहशतगर्दी अदालत और मंशियात कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं और बड़ा अरसा काम किया उन्होंने। और मैं ख़ुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने LLM भी किया हुआ बड़े अच्छे नंबरों से और मेहनती आदमी हूँ। तो मैंने कभी ऐसी किस्म की कभी चीज़ें नहीं सोची हैं, ना कभी देखी हैं। तो मसला ये है कि मैं अक्सर महल्ले में भी लड़कों को अपने सामने थड़ों पे दाएं बाएं खड़े होने से मना करता हूँ अक्सर, और मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा अक्सरियत जो है वो इसकी बड़ी वजह क्या है कि आपको क्यों मोहल्ले में जो है वो दहशत की अलामत समझा जाता है? इससे पहले जो कोई वकूआ हुआ उसके हवाले से भी मोहल्लेदारों से हमारी बात हुई है, हमारे पास रिकॉर्ड है उसका। इससे पहले भी जो है वो आपने ऐसा कोई इकदाम किया फायरिंग वाला, और अमूमन आप करते हैं, आपने अपने घर के पास जो है वो कोई रेत की बोरियाँ भी रखी हुई हैं और वहाँ पर आप पिस्टल के साथ फायरिंग करके निशाने लगाते हैं? जी, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि मेरे घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं अपने घर का, क्योंकि मैं अकेला मेल मेंबर हूँ, मैं काम करवाता रहता हूँ कुछ ना कुछ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो अभी चंद दिन पहले ही मैंने ये रेत की बोरियाँ। यार आप तो सरकारी मुलाजिम हैं। हवाई फायरिंग पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदी आयद की गई है और आप अपने घर के अंदर बोरियां रख के फायरिंग करते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, मोहल्लेदार भी होंगे। फायरिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दर्जन मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। आपको सरकारी मुलाजिम होने का
ऐसा था तुम्हारे दिमाग पे कि मैं सरकारी मुलाजम हूँ, मैं फायरिंग करूँ या मैं किसी को कत्ल करूँ, किसी को ज़ख्मी करूँ, मुझे पुलिस नहीं पूछेगी? नहीं सर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो रेत की बोरियां रखी हैं वो सिर्फ महफूज करने के लिए रेत को रखी गई हैं। आपकी किसके साथ दुश्मनी है? आप कोई डेरेदार भी नहीं है, आपकी किसी के साथ मुखालफत भी नहीं है। ऐसी चीज़ें तो होती हैं जिनकी कोई मुखालफत हो, जिन्होंने आगे रेत की बोरियां रखी हों ताकि दुश्मन हमला करे तो गोलियां जो है वो रेत की बोरी के अंदर ही रह जाएं। जी आप देख सकते हैं मौके को, ये जो रेत की बोरियां पड़ी हैं ये बिल्कुल साइड पे दीवार के साथ मैंने रेत को सिर्फ महफूज किया हुआ है और उसमें कोई ऐसे गोलियों के निशान, कोई फायर के निशान भी नहीं है। आप देख सकते हैं उसको। हाँ, मुझे मौज़म ये बताएं कि मोहल्लेदारों ने भी मुझे ये बात बताई है। नाज़रीन, जिस तरह से मोहल्लेदारों की भी हमने बात सुनी थी, उनका भी यही कहना था कि मौज़म जो है वो इलाका में दहशत की अलामत समझा जाता है और इससे पहले भी इसने ये वकूआ किया है और इसके ख़ासकर जो है वो मुद्दई मुकदमा जो पहले था उसने भी इससे आगे माफ़ी मांगी और ये वहाँ पे कुछ उबाश नौजवानों के साथ गली में बैठता है और वहाँ पे जो है पूरी बदमाशी करता है। क्यों मोहल्लेदार आपके मुताल्लिक ये बातें करते हैं? अजी मैं एक तो अनपढ़ लोगों के साथ कतई नहीं बैठता, दूसरा ये है कि मेरा ज़हनी लेवल या मेरी एजुकेशन इस बात की मुझे इस बात की पे पुश नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ उठूँ बैठूँ। मेरे वालिदैन की तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है और मैंने ख़ुद अपनी जॉब के साथ इतनी तालीम हासिल की है। LLB मैंने ड्यूरिंग सर्विस किया है, मैंने LLM ड्यूरिंग सर्विस किया है। और मसला ये है, यही मुकदमा तो मौज़म ये भी कहता है कि जब ये मर्डर हो गया, आपसे डिस्कस की गई, आपके घर वो फैमिली गई, आपकी फैमिली ने बल्कि आपने भी साथ मिलकर ये बात कही कि फिर की होया फैर ही वजह ना 302 का पर्चा ही है ना, कोई गल नहीं, मैं ज़मानत करा के आवांगा तो फिर तुहानू निबड़ लांगा। ये क्या बात है? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे इल्म में है ये बात, तो ये मेरे इल्म में नहीं है सर ऐसी बात। दूसरा ये है कि आपने पूछा कि लोग ख़िलाफ़ क्यों हैं, तो सच्ची बात यह है कि मैं वहाँ पे किसी के साथ भी उठता बैठता नहीं हूँ क्योंकि हमारा एरिया इतना अच्छा नहीं है। और अहम बात अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले हफ्ते वाले दिन मेरे घर के बाहर रात के 2:30 बजे 6 फायर हुए और मैं जब ये फायर हुए तो मेरी पूरी फैमिली उठ के बैठ गई और मुझे बाकायदा चैम्बर मारने की भी आवाज़ आई। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि आप बाहर ना जाएं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। मैंने उससे कहा कि ये तो रोज़ाना का काम है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बंदा अपनी छत पे चढ़ के फायरिंग करता है वहाँ पे, और ये हकीकत बात है। इस फायर से ये हुआ कि मैंने अगले दिन सुबह उठ के आप देखें, सरकारी मुलाजम हैं, सरकारी अफसर हैं, पुलिस भी आपको जानती पहचानती है, इसमें नो डाउट। आपने कभी मोहल्ले में फायरिंग करने वाले की कंप्लेंट 15 पर या अपने मुतलका पुलिस स्टेशन कभी की है कि फ़लाँ बंदा जो है वो गोलियां चला रहा है? सर ऐसा होता है कि अक्सर औकात लोग अपने घर की छत के ऊपर जाके फायरिंग करते हैं। छत के ऊपर गोली चलाना भी तो जुर्म है, गली के अंदर गोली चलाना भी जुर्म है। आप एक सरकारी मुलाजिम है, आपका तो राइट बनता है अपने मुतलका पुलिस ऑफिसर जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या SHO या मुतलका DSP को आप कॉल करके कह सकते हैं कि हमारे इलाके में जो फायर हो रहे हैं इसके साथ जो ब्लाइंड फायर है किसी इंसानी जान को भी ले सकता है, इसको जो है वो गिरफ़्तार करें। आपने अपनी जो है वो, जिस तरह से आप सरकारी अफसर हैं, आपने कोई अपनी नौकरी का हक अदा क्यों नहीं किया? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। अभी चंद दिन पहले एक जगह पे शादी थी तो मैंने बाकायदा रात को 12:30 बजे फ़ोन करके 15 पे कंट्रोल पे बात की। मैंने उनको अपना भी बताया और कहा कि मेरा नाम ना दीजिएगा, लेकिन बात यह है कि अहले मोहल्ला में हमने बतौर मोहल्लेदार भी वहाँ पे रहना होता है। मेरी फैमिली अकेली और मैं अकेला मेल मेंबर हूँ वहाँ पे। मैंने कोर्ट भी जाना है, मैंने शाम को 5 बजे वहाँ से भी आना, मुझे नहीं पता पीछे क्या हो जाए क्या नहीं। मैंने बाकायदा 15 पे कॉल करके ये कहा कि इनको डेक चलाने से बाज किया जाए, ये भी रिकॉर्ड पे बात है। और मैं ये एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़र्ज़ समझ के कभी ना कभी मैं परफॉर्म करता रहता हूँ। लेकिन ये हफ्ते वाले दिन जो 2:30-3 बजे फायर हुए, 5-6 फायर हुए, ये कॉल मैंने शायद अपने बेगम के मना करने की वजह से नहीं की और मैंने देखा भी नहीं कौन। मुझे ये बताओ कि जो मुद्दई मुकदमा है, उनकी जो फैमिली है, फिर आपकी उनके साथ क्या दुश्मनी, वो उन्होंने आपके ऊपर फिर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? जी आपकी बात सही है कि मुद्दई मुकदमा जो है ये लोगों की बातों में आके या लोगों के कहने सुनने के मुताबिक उन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम दिया है। और इसमें अगली बात जो सबसे अहम है वो ये है कि वो बच्चा मेरे गेट के आगे ज़ख्मी हुआ है, तो अगर ये किसी और के गेट के आगे ज़ख्मी होता तो तब भी उन्होंने यही बातें करनी थी और ऐसा ही कहना था। क्यों कहना था? आपकी कोई लड़ाई है? मेरी वहाँ पे किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। फिर आपका नाम क्यों लेना था? मैं आपको बताता हूँ, मेरी वहाँ पे किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में मैल है हमारे ख़िलाफ़। मेरे वालिद साहब ने भी 3-4 पर्चे करवाए हुए हैं, साहब रिकॉर्ड पे हैं। मैं ख़ुद भी एप्लीकेशंस कभी ना कभी पिछले 2-3 साल में मैंने 4-5 एप्लीकेशंस गुजारी हैं जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं।
तो अहले इलाका इसलिए हमें अच्छा नहीं समझते कि जी ये मना करते हैं लोगों को, थड़े पे खड़े होने से मना करते हैं। हमारे सामने भी एक दुकान है, वो दुकान रात को 1 बजे तक खुली रहती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डीपीओ साहब के, सीसीपी साहब के, डीआईजी साहब के स्पेशल वाज़े अहकामात हैं कि दुकानें जितनी भी हैं वो 9:30 बजे रात को 10 बजे बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वो खुली रहती हैं और वहाँ पे लड़कों का आना जाना और हजूम लगा रहता है वहाँ पे। नाजरीन, मुलजिम का कहना था कि मेरे इलाके में लोग पटाखे चलाते थे, मैं उनको मना करता था। इसके अलावा वहाँ पे दुकानें खुली रहती थी, इसलिए मोहल्लेदार जो है वो हमसे मुखालफत करते हैं। ताहाल जो है वो जो मेरे पे मुकदमा दर्ज किया गया है, मैं इसका मुलजिम नहीं हूँ। मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब भी चलूँगा, जिनका नाम अब्दुल गफूर है। तमाम तफसील जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी जानेंगे कि असल मुकदमे का जो है वो मामला क्या है और इसमें जो है वो अभी किसी को गिरफ़्तार करना बाकी है या आला कत्ल करना बाकी है। हम चलेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफूर की जानिब, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने मुलज़म की बात सुनी। मुलज़म बड़ा शातिर है। जो ऐसे लोग होते हैं वो मोहल्ले में अपना दबदबा, अपनी दहशत पूरी रखते हैं, साथ में अपने दोस्तों को मिलाकर जो है वो मोहल्लेदारों को भी तंग करते हैं। ख़ासकर जो सरकारी मुलाजिम इस तरह के होते हैं वो अपने इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते हैं, ताकि इर्द गिर्द के लोग जो है वो इनसे डरें। मेरे हाथ में जो ये FIR मौजूद है, इसमें मुकदमा नंबर 834/22 और इसके अंदर जो है वो जुर्म 324, क्योंकि जब इसने बच्चे को फायर मारा तो वो ज़ख्मी हो गया था और तकरीबन 5 से 6 दिन वो अस्पताल दाखिल रहा और उसके बाद जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला, जिसका जो है वो जुर्म भी आज़ाद कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल गफूर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल मौजूद हैं। तमाम वकूआ के मतलब इनसे पूछते हैं कि वकूआ किस तरह से हुआ था। अब्दुल गफूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 324 का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, बाद में बाहवाला रपड़ नंबर 16 जुर्म 302 आज़ाद कर लिया गया, क्या कहेंगे मुलज़म के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18/3 को शबरात का दिन था और मैं थाने में मौजूद था, तो 15 की कॉल हुई। कॉल पे इतला मिली कि बिस्मिल्लाह चौक के करीब जो है ना एक लड़के को फायर लगा है, सर में गोली लगी और ज़ख्मी है। तो मैं और मेरी पूरी टीम जो है वहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं, लेकिन ज़ख्मी को जना अस्पताल ले जा चुके थे। हमने वहाँ पे लोगों से जो है ना जब शवाहिद इकट्ठे किए तो उन्होंने कहा कि मौज़म अरबाब, ये सामने घर वाला, उसने फायर मारा है। हमने रेड करके मौज़म अरबाब को गिरफ़्तार कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी और बाद में अस्पताल में जाके मजरूब का जो है ना वो इलाज मुआवजा और उसके बकाया जो कानूनी चारा काम था वो किया। उसके बाद तफ्तीश मुकदमा जारी है जी। कल उसी ज़ख्म की ताब ना लाते हुए वो बच्चा जना अस्पताल में वफात पा गया, तो जुर्म 324 की बजाय 302 आज़ाद कर दिया गया सर। तो आला कत्ल जो है उसकी बरामदगी के लिए तफ्तीश जारी है इंशाल्लाह। मुलज़म का रिकॉर्ड जो है वो पहले भी इलाका में काफ़ी ख़राब है और लोग जो है वो कहते हैं कि पहले भी ये फायरिंग करता रहता है और उस दिन भी बच्चे पटाखे चला रहे थे शबरात की वजह से और उस दिन इसने फायरिंग करके बच्चे को ज़ख्मी किया है। अब्दुल गफूर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल हैं, एक मंझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। इससे पहले भी कई जगहों पर ये इंचार्ज रह चुके हैं और 302 और डकैती के मुकदमात में जो है वो मतलूब इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ़्तार करने में बड़ी महारत रखते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए ये काम करते हैं और इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक पूछेंगे कि किस हद तक ये मुलज़म है। अब्दुल गफूर साहब, क्या समझते हैं कि आप बड़े हुए मंझे पुलिस ऑफिसर हैं, आपको जो है वो पुलिस अफसरान की जानिब से बड़ा सोच समझकर अच्छे थाने में इंचार्ज लगाया जाता है ताकि आप काम बेहतर कर सकें, आपकी तफ्तीश क्या कहती है? ये जी इंशाल्लाह तफ्तीश जो है मुलज़म से आला कत्ल जो बरामद करेंगे इंशाल्लाह। और इसके मतलब पहले भी काफ़ी ज़्यादा इलाके में जो है ना ये कि दहशत की अलामत है और लोगों पे फायरिंग करना और लोगों को हरासा करना इसका शेवा है सर। तो इंशाल्लाह हमारे अफसरान की तरफ से काफ़ी सख्ती से हुक्म है कि जल्द अज जल्द आला कत्ल बरामद किया जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ जी। क्या आप समझते हैं कि आप बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और जहाँ पर ये तैनात है वहाँ का आपके दिलो दिमाग में कोई खौफ हो कि आज हम इसको जो है वो जेल भिजवाएंगे तो कल ये हमसे जो है वो इंतकामी कार्रवाई भी ले सकते हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह हमें कोई खौफ नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो जो है ना तफ्तीश हम जो हक़ैक़ पे होगी वही करेंगे, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा भी हो, जिसने जुर्म किया वो अंजाम को पहुंचना चाहिए।
मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे अब्दुल गफूर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल। उनका कहना था कि अल्लाह के सिवाय मैं किसी से नहीं डरता और जो हकीकत है उसी पर काम कर रहे हैं। अगर ये मुलजिम है तो इसको ज़रूर आला कत्ल बरामद करके इसको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और इसको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए कल सेम टाइम सेम वक्त जो है वो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।